देश का टैक्स सिस्टम अब एक बिल्कुल नए दौर में प्रवेश कर चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जानकारी को डिकोड करेंगे जिसने पूरे आर्थिक ढांचे को बदल कर रख दिया है। पुराने 61 साल के जटिल कानून को फाइनली पीछे छोड़ते हुए अब एक ब्रांड न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह इफेक्टिव होगा। ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा संशोधन नहीं है, ये लिटरली एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। इस नए कानून का असर हर उस इंसान पर पड़ने वाला है जो इस देश में आमदनी कमाता है। तो आइए इस टैक्स एवोल्यूशन को पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे नए कानून को आसानी से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 3 मेन हिस्सों में बांटा है। पहला, द 2025 टैक्स ओवरहॉल। दूसरा, इम्पैक्ट ऑन द वॉलेट यानी जेब पर सीधा असर। और तीसरा, द न्यू कंप्लायंस एरा। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, द 2025 टैक्स ओवरहॉल। आखिर मैक्रो लेवल पर यह नया कानून पुराने वाले से कितना अलग है? इन आंकड़ों का अंतर सच में काफी दिलचस्प है। पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को ही ले लीजिए, उसमें 819 सेक्शंस थे। दशकों के संशोधनों के बाद वो कानून अपने आप में एक कानूनी भूल भुलैया बन चुका था। लेकिन नए 2025 एक्ट में अब इसमें सिर्फ 536 सेक्शंस हैं, जो 23 चैप्टर्स में आसानी से बांटे गए हैं। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि सरकार ने लीगल ढांचे को कितना रैडिकली सिंपल कर दिया है। कम सेक्शंस का सीधा सा मतलब है कम कानूनी उलझने और क्लैरिटी का ज्यादा होना। अब एक ऐसे बदलाव की बात करते हैं जिससे सबको बहुत राहत मिलने वाली है। दशकों से प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के कंफ्यूजिंग चक्कर ने सबको बहुत उलझाया है ना? नए कानून ने इस पुरानी उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। इनकी जगह अब सिर्फ एक नया और स्पष्ट कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसे टैक्स ईयर कहा जाएगा। ये बेसिकली एक सिंगल यूनिफॉर्म रिपोर्टिंग पीरियड होगा जो हर साल 1 अप्रैल से शुरू होगा। मतलब अब रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया इंस्टेंट तौर पर इंट्यूटिव लगने लगेगी और 2 अलग-अलग सालों के जार्गन में कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूरे मैसिव ओवरहॉल के पीछे का आर्थिक आधार समझना भी बहुत जरूरी है। 22.80 लाख करोड़ रुपए, ये बड़ा आंकड़ा FY26 के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन को दर्शाता है, जो कि 17 मार्च 2026 तक का डेटा है। एक ही साल के अंदर इसमें 7.19% का जबरदस्त उछाल आया है। जब आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होती है, तभी एक नया और आधुनिक कानून लागू करने का परफेक्ट माहौल बनता है। ये ग्रोथ डेफिनेटली एक हेल्दी इकोनॉमी का संकेत है। चलिए अब इकोनॉमी के इस मैक्रो दायरे से आगे बढ़ते हैं और सीधे अपने दूसरे भाग पर आते हैं, इम्पैक्ट ऑन द वॉलेट। फरवरी बजट में हुए इन अनाउंसमेंट्स का पर्सनल फाइनेंसेस पर क्या असर होगा? ये समझना सच में एक बड़ा गेम चेंजर है। नए डिफॉल्ट रिजीम के अंदर एक सैलरीड इंसान के लिए आमदनी किस तरह पूरी तरह टैक्स फ्री हो सकती है, वो यहां बिल्कुल क्लियर है। नए कानून में सेक्शन 87A के तहत जीरो टैक्स थ्रेशोल्ड 12 लाख रुपए कर दिया गया है, और अगर इसमें 75,000 रुपए का सैलरीड स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ दिया जाए तो इफेक्टिवली आमदनी की टैक्स फ्री लिमिट 12.5 लाख रुपए हो जाती है। यानी 12,75,000 रुपए तक की आय पर जीरो इनकम टैक्स। मिडिल क्लास आमदनी वालों के लिए यह बहुत ही शानदार खबर है। और जो लोग 12.75 लाख की इस टैक्स फ्री सीमा से ठीक ऊपर आते हैं, उन्हें भी निराश होने की जरूरत नहीं है। नए टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख से लेकर 24 लाख रुपए तक की आमदनी वाले मिडिल और अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए भी टैक्स रेट्स में अच्छी खासी कटौती की गई है। इस रिलीफ से टैक्स का बोझ थोड़ा कम होगा और पॉकेट में ज्यादा बचत बचेगी। सिर्फ बेसिक इनकम टैक्स ही नहीं, और भी कई एरियाज में रैपिड फायर एडजस्टमेंट्स हुए हैं। जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए ब्याज पर TDS की लिमिट बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ विदेश यात्रा या बाहर पैसे भेजने पर, जिसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम या LRS कहते हैं, वहां अब 2% का स्टैंडर्ड TCS लागू कर दिया गया है। इन्वेस्टर्स को भी ध्यान देना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.15% कर दिया गया है। अब हम इस चर्चा के तीसरे और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, द न्यू कंप्लायंस एरा। कानून आसान जरूर हुआ है, पर उसको लागू करने के तरीके अब उतने ही हाईटेक और स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। ये पर्टिकुलर जानकारी इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा वेकअप कॉल हो सकती है। अब तक डिजिटल फुटप्रिंट को लेकर टैक्स इन्वेस्टिगेशंस में नियम थोड़े अस्पष्ट हुआ करते थे, पर अब नए एक्ट के तहत आधिकारिक रूप से डेली डिजिटल डेटा को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। इसका मतलब है टैक्स इन्वेस्टिगेशंस के दौरान आपके व्हाट्सएप मैसेजेस और यहां तक कि लोकेशन वेरीफाई करने के लिए गूगल मैप्स हिस्ट्री को लीगल सबूत माना जाएगा।
ये डिजिटल डेटा को टैक्स नेट में लाने का एक बेहद बोल्ड कदम है। इसी कड़ी में ट्रेडिशनल लूप होल्स को परमानेंटली बंद करने पर भी पूरा फोकस है। पोस्ट ऑफिस के ट्रांजैक्शंस, जिन्हें कभी-कभी आम बैंकिंग नेट से थोड़ा अलग माना जाता था, अब उस पर भी शिकंजा कसा गया है। अब पोस्ट ऑफिस में किसी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, चाहे वो बड़े डिपॉजिट्स हों, विड्रॉल्स हों या नया अकाउंट खोलना हो, के लिए पैन कार्ड पूरी तरह से मैंडेटरी कर दिया गया है। हर आर्थिक गतिविधि को अब सीधे दस्तावेजी टैक्स नेट में कवर किया जा रहा है। लेकिन सख्ती के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी लाने का भी पूरा प्रबंध है। पुराने टीडीएस एग्जेम्पशन फॉर्म्स जैसे 15G और 15H की पेपर पुशिंग से तो सभी वाकिफ हैं। अब इस लेगेसी पेपर वर्क को परमानेंटली हटा दिया गया है। इनकी जगह एक नया और बेहद स्ट्रीमलाइंड फॉर्म 121 इंट्रोड्यूस किया गया है। ये साफ दर्शाता है कि कानूनी प्रक्रिया को आधुनिक बनाया जा रहा है ताकि कंप्लायंस में लोगों का कम से कम वक्त वेस्ट हो। कॉर्पोरेट जगत के लिए भी मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स यानी मैट को लेकर स्थिति बिल्कुल साफ कर दी गई है। पहले मैट का रेट 15% था और उसमें आगे एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया होती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से नया फाइनलाइजर मैट लागू होगा। इसमें रेट घटाकर 14% कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात, इस टैक्स के बाद कोई और एक्यूमुलेशन नहीं होगा। ये अपने आप में फाइनल टैक्स होगा। बिजनेसेस के लिए आगे की आर्थिक प्लानिंग करने में ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। एक तरफ एनफोर्समेंट स्ट्रिक्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ सिस्टम में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कानूनी दायरे भी सेट किए जा रहे हैं। 29 अप्रैल 2026 के एक ताज़ा हाई कोर्ट आदेश में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि बिना ठोस सबूत वाली अस्पष्ट थर्ड पार्टी जानकारी के आधार पर भेजे गए रीअसेसमेंट नोटिसेस कानून के हिसाब से अनसस्टेनेबल हैं। ये निष्पक्षता और कानूनी सुरक्षा के लिए एक बहुत ही अहम और ज़रूरी फैसला है। और इन सभी बदलावों को सिर्फ पेपर पर नहीं बल्कि हकीकत में ग्राउंड लेवल पर उतारने का तकनीकी रोलआउट शुरू भी हो चुका है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल को अपडेट करते हुए नई ऑफलाइन यूटिलिटी शुरू कर दी हैं, खासकर 2025 एक्ट के तहत फॉर्म्स 145 और 146 के लिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आधारभूत ढांचा नए कानून के हिसाब से रिटर्न फाइल करने की सुविधा देने के लिए पूरी तरह रेडी है। तो इस पूरे डीप डाइव के आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर विचार करने का वक्त आ गया है। एक तरफ सेक्शंस आधे हो गए और टैक्स फ्री सीमा बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ व्हाट्सएप और गूगल मैप्स जैसी टोटल डिजिटल सर्वेलेंस भी आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है। तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था टोटल डिजिटल टैक्स सर्वेलेंस और इस एक्सट्रीम सिंप्लीफिकेशन के इस नए युग के लिए सच में पूरी तरह तैयार है? ये नया दौर अपने साथ कई आसानियां और बड़ी कंप्लायंस जिम्मेदारियां लेकर आया है और इसका इम्पैक्ट आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। ध्यान रखने वाली बात है,